नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प पन्ने को पलटने वाले हैं। हम बात करेंगे तुर्क अफगान शासकों की और दिल्ली सल्तनत की। भैया, सल्तनत आखिर बनी कैसे? कौन कौन से बड़े सुल्तान आए और उन्होंने हिंदुस्तान को किस तरह से बदला? चलिए आज इस पूरी कहानी को समझते हैं। अच्छा, तो हम इस कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि सल्तनत की नींव कैसे पड़ी, फिर एक एक करके गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इस सल्तनत का अंत कैसे हुआ और इसका सिस्टम कैसा था। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, भारत में एक बिल्कुल नए शासन की शुरुआत हुई कैसे? आखिर वो क्या वजह थी कि बाहर से आए शासक यहाँ इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब हो गए? देखिए, उस वक्त भारत आज की तरह एक देश नहीं था। ये कई छोटे छोटे राजपूत राज्यों में बटा हुआ था, जो अक्सर आपस में ही लड़ते रहते थे। मतलब एकता की बहुत कमी थी। समाज में भी जाति पाति जैसी कुछ कमजोरियां थी। और सबसे बड़ी बात, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ की दौलत आक्रमणकारियों को अपनी ओर खींच रही थी। तो जब कोई घर अंदर से ही बिखरा हो, तो बाहर वालों के लिए दरवाजा तोड़ना आसान हो ही जाता है। तो कहानी आगे बढ़ती है मोहम्मद गोरी के साथ। उसने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। अब 1206 में जब उसकी मौत हुई, तो सवाल उठा कि भारत के जीते हुए इलाकों का क्या होगा। इसकी जिम्मेदारी मिली उसके सबसे भरोसेमंद और काबिल गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को। और बस यहीं से ऐबक ने दिल्ली को राजधानी बनाकर भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। तो अब बात करते हैं सल्तनत के सबसे पहले वंश की, गुलाम वंश। इसका नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा? इसकी वजह बड़ी सीधी सी है, क्योंकि इसके पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक खुद कभी एक गुलाम हुआ करते थे। इस वंश में एक से बढ़कर एक शासक हुए। ऐबक ने तो सल्तनत की नींव रखी, पर उसे असली मजबूती दी इल्तुतमिश ने। फिर आई रजिया सुल्तान, जिनकी कहानी तो बिल्कुल अलग है। और फिर बलबन, जिसने अनुशासन का डंडा चलाया। हर किसी की अपनी एक अलग पहचान थी। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा साम्राज्य कोई अकेला कैसे संभालेगा? तो इल्तुतमिश ने एक बड़ा स्मार्ट तरीका निकाला, जिसे कहते हैं इक्ता प्रणाली। ये कुछ ऐसा था कि उसने अपने बड़े बड़े अधिकारियों या अमीरों को सैलरी की जगह जमीन के टुकड़े दे दिए, जिन्हें इक्ता कहा जाता था। अब उन अमीरों का काम था कि वो अपने इक्ते से टैक्स वसूलें, सेना रखें और वहां का शासन चलाएं। बड़ा एक क्लेवर सिस्टम था। इल्तुतमिश के बाद आई रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला सुल्तान। वो अपने भाइयों से कहीं ज्यादा काबिल थीं, पर उनकी एक ही समस्या थी कि वो एक औरत थीं। उस जमाने के तुर्की अमीर और सरदार इस बात को हजम ही नहीं कर पाए कि एक महिला उन पर हुकूमत करे। नतीजा, उनके खिलाफ लगातार साजिशें होती रहीं और आखिरकार उनकी जान ले ली गई। रजिया के बाद जब सल्तनत में थोड़ी उथल पुथल मची, तो सीन में आया बलबन। उसने आते ही सब कुछ लाइन पर ला दिया। उसका मानना था कि सुल्तान का रुतबा सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे ऊपर। दरबार में एकदम सख्त डिसिप्लिन लागू किया। उसने सिजदा यानी सुल्तान के सामने जमीन पर लेटकर सलाम करना और पैबोस यानी सुल्तान के कदम चूमने की प्रथा शुरू की। मकसद साफ था, सबको ये दिखाना कि सुल्तान ही सबसे बड़ा बॉस है। गुलाम वंश के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे खिलजी। और भाई, इनके समय में तो दिल्ली सल्तनत का जबरदस्त विस्तार हुआ। सल्तनत की सरहदें पहली बार उत्तर भारत से निकलकर दक्षिण भारत को छूने लगी थीं। खिलजी वंश का सबसे बड़ा नाम, सबसे ताकतवर सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। वो सिर्फ एक शानदार योद्धा नहीं था जिसने एक के बाद एक कई राज्य जीते, बल्कि वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी था, जिसने शासन चलाने के तरीकों में कई बड़े बदलाव किए। अब इतनी बड़ी सेना और साम्राज्य को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, तो अलाउद्दीन ने टैक्स सिस्टम को बहुत कड़ा कर दिया। उसने जमीन की पैमाइश करवाई और किसानों की कुल पैदावार का 50%, जी हाँ, पूरा आधा हिस्सा टैक्स के तौर पर लेना शुरू कर दिया। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट था। अलाउद्दीन खिलजी का एक और जबरदस्त काम था उसकी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। उसने रोजमर्रा की हर जरूरी चीज का दाम फिक्स कर दिया, बिल्कुल आज के एमआरपी की तरह। अनाज, कपड़े, घोड़े, हर चीज का एक तय रेट। कोई भी दुकानदार उससे ज्यादा कीमत नहीं वसूल सकता था, और अगर कोई कम तौलता या बेईमानी करता तो उसे बहुत ही भयानक सजा मिलती थी। खिलजियों के बाद आए तुगलक। इस वंश को एक ऐसे सुल्तान के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है जिसके आइडियाज तो बड़े कमाल के थे, लेकिन वो सब बुरी तरह से फेल हो गए। ये एक बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स का दौर था। और वो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक।
वो बहुत पढ़ा लिखा और होशियार था, लेकिन शायद थोड़ा ज्यादा ही आगे की सोचता था। उसने टैक्स बढ़ाने से लेकर राजधानी बदलने और यहाँ तक कि सांकेतिक करेंसी चलाने जैसे कई बड़े बड़े प्रयोग किए, पर अफसोस उसकी कोई भी योजना कामयाब नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि जनता को बहुत तकलीफ हुई और सल्तनत का खजाना भी खाली हो गया। जरा कल्पना करके देखिए, सुल्तान ने पूरी दिल्ली की आबादी को हुक्म दिया कि चलो अब हमारी नई राजधानी दक्षिण में दौलताबाद होगी। सब लोग 1100 किलोमीटर का सफर तय करके वहां पहुंचे और कुछ ही साल बाद हुक्म आया कि नहीं, चलो वापस दिल्ली। इस आने जाने में हजारों जानें गईं और ये उसकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक गिनी जाती है। लेकिन फिर आया एक ऐसा सुल्तान जो मोहम्मद बिन तुगलक से बिल्कुल ही अलग था, फिरोज शाह तुगलक। उसने लड़ाइयों और अजीबोगरीब योजनाओं को छोड़कर लोगों की भलाई पर ध्यान दिया। उसने किसानों के लिए नहरें बनवाईं, गरीबों के लिए अस्पताल खोले, बेरोजगारों के लिए दफ्तर बनाए और जौनपुर जैसे कई नए शहर भी बसाए। लेकिन फिरोज शाह की मौत के बाद तुगलक वंश भी कमजोर पड़ गया। अब दिल्ली सल्तनत पर मुश्किलों के बादल मंडराने लगे थे और इसका पतन धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। और फिर 1398 में दिल्ली पर एक बहुत बड़ा कहर टूटा। मध्य एशिया से आए क्रूर आक्रमणकारी तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया। ये हमला इतना भयानक था कि उसने दिल्ली को लूटा, जलाया और हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस एक हमले ने दिल्ली सल्तनत की कमर ही तोड़कर रख दी। तैमूर के बाद सल्तनत किसी तरह चलती तो रही, लेकिन अब उसमें वो दम नहीं था। सल्तनत का आखिरी वंश था लोदी वंश और इसके आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी की 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर से हार हुई। बस इसी हार के साथ दिल्ली सल्तनत का 320 साल लंबा सफर खत्म हो गया और भारत में एक नए और भी ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। तो इतने सालों तक ये सल्तनत चली कैसे? इसका सिस्टम बड़ा क्लियर था। सबसे ऊपर होता था सुल्तान, जिसके हाथ में सारी पावर होती थी। उसकी मदद के लिए होते थे अमीर, यानी उसके बड़े बड़े मंत्री और सेनापति। और पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जिनके गवर्नर को मुफ्ती कहा जाता था, जो इक्ता संभालते थे। चलिए फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये टेबल बहुत जरूरी है। दिल्ली सल्तनत के 5 वंश और उनके संस्थापक: गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश खिज्र खां और लोदी वंश बहलोल लोदी। इसे अच्छे से याद रखिएगा। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत ने भारत पर 320 सालों तक राज किया। इस लंबे दौर में 5 अलग अलग वंश आए। हमने इक्ता सिस्टम जैसे नए प्रशासनिक तरीके देखे और अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुधार भी। और आखिरकार इसी सल्तनत के अंत ने भारत में मुगलों के आने का रास्ता तैयार किया। अच्छा, अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। ये सुल्तान जो थे वो बाहर से आए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत पर 300 से ज्यादा सालों तक राज किया। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये उनकी किस काबिलियत को दिखाता है? सोचिएगा जरूर कि उन्होंने यहाँ के समाज और तौर तरीकों के साथ तालमेल कैसे बिठाया होगा।